भैया का फोन आया। संगीता, पापा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तू जल्दी से आ। आनन फानन में मैंने तत्काल रिजर्वेशन करवाया और मैके पहुंच गई। ऑटो से उतरकर जैसे ही घर में गई, भाभी ने कहा, दीदी पहले पापा जी को पानी पिलाइए। कल रात से उन्होंने एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। बस एक ही बात इशारों में कहते रहे कि संगीता आएगी तो उसी के हाथ से पानी पियो। भाभी ने गंगा जल मिलाकर कटोरी में थोड़ा सा पानी लाकर दिया। मैंने चम्मच से पापा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद पापा धीरे धीरे इशारे में बोले, बेटा अब तू आ गई है, मैं तेरी ही राह देख रहा था। अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। अंदर ही अंदर मेरा दिल रो रहा था, लेकिन किसी तरह खुद को संभाला। दूसरे दिन सुबह ही पापा हमें छोड़कर चले गए। 12 दिन तक लगातार रिश्तेदारों का आना जाना चलता रहा। इतने लोगों के बीच रहकर भी मुझे एक ही बात खाई जा रही थी, अब मम्मी का क्या हो? पापा के बिना मम्मी कैसे रहेगी? क्योंकि 24 घंटे दोनों साथ ही रहते थे। मन में सवाल उठता था, क्या भैया भाभी मम्मी से अच्छा व्यवहार करेंगे? सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर मन को समझाती थी कि सब अच्छा ही होगा। वैसे भी हमारा समाज अभी इतना उदारवादी नहीं हुआ कि माँ अपनी बेटे के घर आकर रह सके, और मम्मी भी इसके लिए कभी राजी नहीं होती। बेटा बहू चाहे जैसे भी रखे, वह अपने ही घर में रहेगी। वापसी के पहले दिन मम्मी ने भैया से कहा, पापा की संपत्ति में से उनकी निशानी के तौर पर संगीता को कुछ दे दो। वैसे भी आजकल संगीता की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। तेरे पापा ने भी कहा था कि हम संगीता की मदद करेंगे, लेकिन मैं कुछ कह पाती इससे पहले ही विरोध करते हुए बोली, मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पापा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में धूमधाम से शादी की, और सबसे बड़ी बात अच्छे संस्कार दिए। तभी भैया बोले, हाँ संगीता ठीक कह रही है, इसकी शादी में पापा ने दिल खोल कर खर्च किया था। और वैसे भी कानूनन जो लड़कियां मायके से हिस्सा लेती हैं, उनका मायके से संबंध खत्म हो जाता है। जो और मम्मी दोनों को ही भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने मम्मी की ओर देखकर इशारों में कहा, यह सब भाभी का सिखाया हुआ है। जोरू का गुलाम जो ठहरा। भैया तो पहले ऐसे नहीं थे, वे तो मुझ पर जान उठाते थे। कितने में भाभी, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, आपकी बात 16 आने सही है। जो लड़कियां मायके से संपत्ति लेती हैं, उनका संबंध खत्म हो जाता है। भाभी से ऐसा सुनकर मैं और मम्मी फिर एक दूसरे को देखने लगी। हमने सोचा, देखा यह सब इसी का सिखाया हुआ है। लेकिन इसके बाद भाभी ने जो कहा वह हमें सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी बोली, आपने कहा था कि दीदी की शादी में पापा ने बहुत खर्च किया था, तो क्या हमारी शादी में खर्च नहीं हुआ? क्या उसमें पापा ने कंजूसी की थी? मम्मी जी ने एक बार बताया था कि जितना सोना दीदी को दिया गया था, उतना ही मुझे भी दिया गया, और गृहस्थी बसाने के लिए पापा ने हम पर दीदी से कुछ ज्यादा ही खर्च किया। मतलब पापा जी ने बेटा और बेटी दोनों पर बराबर खर्च किया। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि अब दीदी का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है? भाभी आगे बोली, आज पापा जी इतनी जायदाद छोड़ कर गए हैं और दीदी की हालत फिलहाल कमजोर है, तो हमें उन्हें कुछ देना ही चाहिए। क्या आपको याद है कि जब आपने पापा जी की अंगूठियां और चेन लॉकर में रखते हुए समय कहा था, ये मेरे पापा की निशानी है, इन्हें मैं कभी नहीं बेचूंगा? तो फिर क्या आपने सोचा कि आपके पास जो पापा की निशानी के रूप में मकान, दुकान और सब कुछ है, लेकिन दीदी के पास क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि पापा जी के प्यार
और जितना आपका अधिकार है उतना ही दीदी का भी है। मैं और मम्मी भाभी को देखते ही रह गए। वह एक कड़वा सच बोल गई। ये सब जानते तो सब हैं, लेकिन मानने से कतराते हैं। भैया भी भाभी की बात सुनकर सन्न रह गए। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन्हें भी भाभी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। भैया बोले, गरिमा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं। सच में मेरे पास तो पापा की निशानी के रूप में मकान, दुकान सब कुछ है, लेकिन संगीता के पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं उसे पापा की अंगूठियां और चेन देता हूँ। मैं सोचने लगी, क्यों हम हमेशा भाई की किसी भी गलती का ठीकरा भाभी के सिर पर फोड़ते हैं? क्यों भाई को जोरू का गुलाम कहते हैं? हर बार भाभी ही दोषी नहीं होती, कई बार भाई भी कसूरवार होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।